नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं हरियाणवी भाषा, उसका उद्भव और विकास। और ये विकास परंपरा करते हुए हम कर चुके हैं अपभ्रंश तक, और अब इससे आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अपभ्रंश से ही हमारी जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो सारी की सारी इसी अपभ्रंश से निकली हैं, जिसमें से हिंदी भी एक है। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अपभ्रंश क्या बला है, क्या होता है अपभ्रंश, और सारी की सारी भाषाएं इससे निकली कैसे ये। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, और उदाहरण में उठाऊंगी अपने देहात से। आपने देखा होगा कि गांव में हमारी औरतें रात को दूध और उसमें मलाई मिक्स वो सारे का सारा एक मिट्टी के बड़े से बर्तन में डालती हैं, और उसको जो है खट्टा डाल के उसको जमने के लिए रख देते हैं। बच्चों, उसमें सारी चीजें होती हैं, उसमें मलाई भी होती है, उसमें दूध भी होता है, उसमें दही भी होता है, मक्खन घी सब कुछ उसके अंदर होता है। ठीक वैसे ही जैसे अपभ्रंश में हमारी सारी की सारी आधुनिक भाषाएं होती हैं। उसके पश्चात वो सुबह उठती हैं और उसके अंदर बर्तन में वो मधानी होती है वो लगा देती हैं, और उससे फिर क्या होता है, वो प्रोसेस शुरू होती है, उसकी मथते हैं उस दूध दही को सबको, और उसमें से वो मक्खन निकालते हैं जो प्योर होता है, और वही निकालना होता है हमें। तो ठीक वैसे ही बाद में इसी अपभ्रंश से फिर हमारी उन आधुनिक भाषाओं का विकास होता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा इतना विशाल, इतना बड़ा देश है, और उस देश में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, वातावरण के कारण एक ही प्रकार का अपभ्रंश वहां पर विकसित नहीं हुआ, बल्कि 7 प्रकार के अपभ्रंश वहां पर विकसित हुए। वो 7 प्रकार के अपभ्रंश कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे अपभ्रंश के रूप यानी कि 7 प्रकार के अपभ्रंश हमारे देश में विकसित हुए, जिनमें से अगर हम चर्चा करें, फर्स्ट नंबर पर आता है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश की अगर हम बात करें, आपको पता है मथुरा में जो सूरसेन राज्य होता था, उसके आसपास का जो इलाका है, यानी कि उसमें कुछ उत्तर प्रदेश का भी भाग आ गया, उसमें मध्य प्रदेश का भाग आ गया, उसमें हरियाणा और राजस्थान और गुजरात का हिस्सा, ये सारा मिलके जो है वहां पर जो अपभ्रंश का रूप विकसित हुआ उसे शौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। और इस शौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली हैं वो कौन सी हैं, वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा इस अपभ्रंश से निकलती है। इसके पश्चात दूसरा अपभ्रंश है, वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है हमारी पूर्वी हिंदी। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर अपभ्रंश जो विकसित हुआ वो है मागधी अपभ्रंश। और इस मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं हैं वो है बिहारी, असमिया और उड़िया। यानी कि ये अपभ्रंश बिहार का हिस्सा, असम और उड़ीसा का हिस्सा, वहां पर
विभाजन केस में जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए वो भी इसको सिंधी भाषा को का प्रचलन है उनमें वो इसको बोलते हैं। इसके पश्चात टक अपभ्रंश, और टक अपभ्रंश से निकलती है हमारी पंजाबी भाषा। उसके पश्चात अपभ्रंश है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा है वो है मराठी। तो बच्चों आप देख रहे होंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर सौरसेनी अपभ्रंश जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकलती है। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली बिहारी, असमिया, उड़िया। उसके पश्चात खास अपभ्रंश से निकलने वाली पहाड़ी हिंदी और ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी। उसके बाद 6 नंबर पर टक अपभ्रंश से पंजाबी निकलती है और 7th पर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास होता है, उद्भव होता है। अब बच्चों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आपको कई जगह पर यहाँ पे जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है कि ये हिंदी ये कैसे है, पहाड़ी हिंदी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे देश में एक प्रकार की हिंदी नहीं बोली जाती। हमारे यहाँ पर हिंदी 5 प्रकार की बोली जाती है। ठीक है, अगर इस डायग्राम में मैं दिखाऊं आपको, पश्चिमी हिंदी 1, पूर्वी हिंदी 2, पहाड़ी हिंदी 3, राजस्थानी 4 और बिहारी 5। ये सारे के सारे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये हिंदी के ही रूप है, ये भी हिंदी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है, ये हिंदी हमारी क्या है, ये भाषा है। और इस हिंदी भाषा के जो मैंने अब ये 5 रूप बताए थे आपको, ये 5 रूप जैसे पहला मैंने पश्चिमी हिंदी, दूसरा था जिनमें पूर्वी हिंदी, और तीसरा था इसका रूप वो था बिहारी, और इसका 4th जो रूप था वो था इसका राजस्थानी, और 5वां नंबर पे जो इसका रूप था वो था पहाड़ी हिंदी मैंने लिखा था। बच्चों ये 5 की 5 ये क्या है, ये 5 की 5 इसकी क्या है, ये उपभाषाएं हैं, ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा और हिंदी की ये 5 आगे क्या है, ये उपभाषा। ठीक है, और जो ये पश्चिमी हिंदी जो ये इसकी उपभाषा है, इसी से हमारी हरियाणवी भाषा का उद्गम होता है। ठीक है, हिंदी भाषा, हिंदी की 5 उपभाषाएं और आगे इन 5 उपभाषाओं की 18 क्या है, आगे 18 बोलियां हैं। ठीक है, वो 18 बोलियां मैं आपकी नॉलेज के लिए, जबकि हमने जाना क्या है, इस शाखा में जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए वो बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी की देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। जैसे सबसे पहले खड़ी बोली, दूसरी है इसकी हरियाणवी, तीसरी है इसकी ब्रज, जिसके अंदर बहुत काव्य मिलता है, जैसे सूरदास जी हैं जो ब्रज भाषा के कवि भी हैं, भक्त भी हैं। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि। तो ब्रज के बाद कन्नौजी। ठीक है, खड़ी बोली,
हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और एक है बुंदेली। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये 5 बोलियां ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिसमें खड़ी बोली जो हमारी हिंदी का मानक रूप है जो, ठीक है, वो यही खड़ी बोली है जो दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाती है, देहरादून। ठीक है, और इसी खड़ी बोली का नाम है, इसी को सरहिंदी कहते हैं, इसी को कोरवी कहते हैं। और ये हमारी हरियाणवी जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जहां तक हमें पहुंचना है, ठीक है, हरियाणवी, इसी को बांगरू भी कहते हैं, जाटू भी इसी को कहते हैं। बांगरू मतलब एक उच्च भूमि, जो उच्च भूमि, शुष्क भूमि जिसको डाक्कर कहते हैं, इसका मतलब है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, उच्च भूमि के लिए, शुष्क भूमि के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसको बांगरू कहते हैं, जाटो भी इसी को कहते हैं, और हरियाणवी भी इसी का नाम है जिसके ऊपर हमने आना है। ब्रज, ब्रज वैसे पशुओं का चारागाह के लिए यूज किया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, आपको पता है सूरदास ब्रज भाषा के बहुत सशक्त कवि हुए हैं, भक्त कवि हुए हैं। ठीक है, कन्नौजी और ये बुंदेली। इसके पश्चात पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है अवधी। आपको पता है अवधी भाषा के कवि रामचरितमानस जो अवधी भाषा का महाकाव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित, जो राम भक्त कवि हैं तुलसीदास जी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये इसके अंतर्गत, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली ये 3 क्या है, बोलियां हैं। अब बिहारी, बिहारी भी हिंदी का रूप है, इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं, वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी आजमगढ़, बनारस के आसपास बोली जाने वाली। ठीक है, और मैथिली विद्यापति, जो मैथिल कोकल, ठीक है, बहुत सारा उन्होंने इसके अंदर पदावली लिखी है मैथिली भाषा में। ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं, एक तो है पूर्व में जो बोली जाती है जयपुरी। ठीक है, एक है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी, और मध्य प्रदेश से लगता जो है उस दिशा में बोली जाने वाली है मालवी, और हरियाणा की जो बाउंड्री है उसके सटे हुए जो एरिया है उनमें बोली जाने वाली है मेवाती। ये राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली 4 बोलियां हैं। जयपुरी, जयपुरी को इसको ढूंढानी भी बोलते हैं, ढूंढानी भी इसका एक नाम है, जयपुरी का ही नाम है। ठीक है, ये पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पर बोली जाती है। ठीक है, बिल्कुल असली वाला जो राजस्थान है वो वहीं पर है। इसके पश्चात पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, वो कौन सी हैं, वो है मंडियाली, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास बोली जाने वाली मंडियाली। उसके बाद गढ़वाली, गढ़वाड़, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, टिहरी, ठीक है, वो वाला एरिया है। ठीक है, ये गढ़वाली और ये है कुमाऊनी। ये 3 जो है बोलियां ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कितनी पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3, और ये भी 3 है बिहारी के अंतर्गत, राजस्थानी की कितनी है 4 है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली 3, यानी कि 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 और 3 टोटल 18 ये क्या है, ये बोलियां है, ये हिंदी कुल 18 बोलियां। ठीक है, कुल 18 बोलियां। ठीक है,
तो ये है हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं और उसकी बोलियां। एक बार मैं इसकी श्रृंखला बना करके आपको दिखा देती हूँ। अब तक हमने किया है हिंदी जो भाषा है, भाषा, उसके बाद हिंदी की आगे पश्चिमी हिंदी, जिसकी और अब हमने आना था पश्चिमी हिंदी, ये उपभाषा, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने अभी देखा था, अभी वो थी हरियाणवी। ये क्या है, ये होगी हमारी बोली। ठीक है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके पश्चात उपभाषा, जिसको विभाषा भी कहते हैं, उपभाषा को विभाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा सीमित क्षेत्र होता है। और फिर बोली आगे, इसका और भी सीमित क्षेत्र होता है उपभाषा से। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ चुके हैं, यहां तक आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी हरियाणवी भाषा का उद्भव आपको पता होगा कि ये हिंदी भाषा है जो अपभ्रंश से निकली है। और वो अपभ्रंश कौन सा था? शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी भ्रंश से निकली है। इससे फिर उपभाषा जो निकली पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों के अंतर्गत फिर एक उनमें थी, क्या थी? हरियाणवी। ठीक है, तो हरियाणवी का आपको पता होगा कि ये जो है पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा से, फिर उसकी जो ये है इसकी भाषा हिंदी, और इनका कहीं न कहीं शोरसेनी अपभ्रंश से ही उद्गम हुआ है। हरियाणवी भाषा का अगर हम देखें कि अपभ्रंश कौन सा है, तो इसका अपभ्रंश भी हम क्या बताएंगे कि शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो दादी है हिंदी, पश्चिमी हिंदी इसकी माँ, और हिंदी इसकी जो दादी है वो कहाँ से निकली? इसी अपभ्रंश से निकली थी। तो हरियाणवी का अपभ्रंश भी यही शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, बताएंगे हम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात आगे हम हरियाणवी जो भाषा है इसकी आगे उपबोलियां कौन कौन सी है, हिंदी की उपबोलियां, हरियाणवी बोली की आगे उपबोली कौन कौन सी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।